थोड़ा और साउथ की तरफ अगर हम यहाँ से आएँ तो पहुँचते हैं हम करमनशाह रीजन में। करमनशाह रीजन में मल्टीपल स्ट्राइक्स देखी गई और यहाँ मौजूद है करमनशाह अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी। एक ऐसी फैसिलिटी है जो मिसाइल को ज़मीन के नीचे छुपा करके रखती है और फर्स्ट स्ट्राइक के बाद रिटेलिएशन की क्षमता को बनाए रखती है, क्योंकि साधारण बॉम्बिंग या क्रूज मिसाइल से इस फैसिलिटी में जो मौजूद अंडरग्राउंड मिसाइल्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पश्चिम ईरान में यानी वेस्टर्न ईरान में इलाम को भी टारगेट किया गया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस असेसमेंट्स के मुताबिक ये लाइकली टारगेट्स थे मिसाइल लॉन्च साइट्स, मिसाइल की स्टोरेज एरिया, ड्रोन के स्टोरेज एरियाज और रेडार इंस्टॉलेशंस के साथ साथ एयर डिफेंसेस के। ये सब अर्ली वार्निंग और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस के लिए क्रिटिकल नोड्स हैं इरानियन आर्मी के पास। अब चलते हैं ईरान के मध्य में, सेंट्रल। यहाँ इस्फहान को टारगेट किया गया और वजह साफ है। इस्फहान को पहली बार टारगेट नहीं किया गया, 6 महीने पहले भी टारगेट किया गया था। इस्फहान ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेजर हब है। यानी वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान में जो स्ट्राइक्स हुई वे किसी रैंडम ज्योग्राफी पे नहीं थी। ये वो लोकेशन थी जहां ईरान की मिसाइल स्ट्रेंथ टिकी हुई थी, उनकी ड्रोन स्ट्रेंथ भी टिकी हुई थी। यहाँ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज भी थी, नॉर्मल बॉम्बिंग से इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था और इसीलिए अमेरिकन ऑफिशियल्स के मुताबिक एक बार फिर से B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया इन गड़ी हुई मिसाइल साइट्स, डीप बेरिड मिसाइल साइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इन्हें कन्वेंशनल स्ट्राइक्स के जरिए नहीं बल्कि B-2 बॉम्बर के बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए उड़ाया गया। अब आते हैं सदर्न ईरान और गल्फ फेसिंग एरियाज। ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि इसी के 100-150 किलोमीटर दूर स्थित हैं यूएई के वो टारगेट्स लाइक दुबई एंड अबू धाबी, बहरीन और वो सारे कतर जैसे देश जिनको ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। यहाँ पर बंदर अब्बास में इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नेवल एसेट्स हैं और रेडार फैसिलिटीज हैं जिनको टारगेट किया गया। साथ ही यहाँ पर है जहेदन एयरबेस जहाँ पर भी हमला किया गया। ये पूरा रीजन ईरान की रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी या काउंटर स्ट्राइक एबिलिटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मिसाइल लॉन्च के कॉरिडोर्स हैं, लॉजिस्टिकल नोड्स हैं और नेवल कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स हैं। नेवल कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हॉर्मूज का जो स्ट्रेट है उसको रोकने के लिए, वहाँ पे ट्रैफिक रोकने के लिए ये नेवल बेस काफी कारगर होता ईरान के लिए। यानी ये हमला रिटेलिएशन को लिमिट करने की कोशिश में था। अमेरिका और इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईरान रिटेलिएशन करेगा और इसके लिए उसको पहले से ही निशक्त करने की जो कोशिश थी वो जारी थी। मैप में एक बात और साफ होती है, ये स्ट्राइक्स आइसोलेटेड नहीं थे, ये स्ट्राइक्स रैंडम भी नहीं थे। ये एक लेयर्ड कैंपेन थी। पहले लीडरशिप को हटाओ, फिर आर्मी का कमांड स्ट्रक्चर, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कमांड स्ट्रक्चर हटाइए, फिर वेपन्स हटाइए यानी मिसाइल्स और ड्रोन्स की जो फैसिलिटीज हैं उनको खत्म करिए और फिर सप्लाई चेन खत्म करिए, यानी कि जो ईरान के फॉरवर्ड एरियाज हैं, एयर बेसेस हैं या मिसाइल साइट्स हैं, उनका जो लिंकेज है स्टोरेज साइट से या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से उनको तोड़िए, यानी सप्लाई चेन तोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूएस और इजराइल के स्ट्राइक्स के कुछ समय बाद ईरान ने एक बहुत ही लार्ज स्केल जवाब देना शुरू कर दिया था। यह हमने देखा। ईरान ने यह भी साफ कहा कि यह हमला किसी एस्केलेशन की शुरुआत नहीं है बल्कि सिर्फ यूएस और इजराइल की कार्रवाई का जवाब है, यानी एक रिटेलिएशन है। यानी ईरान का मैसेज तो सीधा था, अगर हमला हम पर होगा तो जवाब हम भरपूर देंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से जितना होगा उतना देंगे।